to discuss about the mechanics of the solids in terms of elasticity, plasticity, and stress and strain. Okay, so let's start with the very first thing, that is elasticity. Okay, so elasticity and plasticity ये दो terms होते हैं, ठीक है. इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ये दो टर्म्स होते हैं. कैसे? देखिए, जनरली जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सभी हार्डेंड होते हैं. हार्डेंड का मतलब सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. लेकिन अगर उन्हीं में सॉलिड्स में हम क्या करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं तो इस सॉलिड का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है. तो अगर जैसे ही हमने ये फोर्स लगाया, इसका शेप वेरी करा, चेंज किया, डिफॉर्म हुआ. फोर्स हटाने पर अगर ये वापस अपना शेप रीगेन कर लेता है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा और जो प्रॉपर्टी होगी वो इलास्टिसिटी कहलाएगी. और अगर फोर्स हटाने के बाद इस पर कोई भी शेप वापस रीगेन नहीं करता, वापस रीगेन करने का मतलब है कि जो इसका ओरिजिनल शेप था वैसा नहीं हो जाता है, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी विल बी द प्लास्टिक बॉडी. और हम उस समय पे कहते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी है, प्लास्टिसिटी. ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ. सपोज दिस इज द रबर बैंड, ठीक है. अब ये रबर बैंड है, इसका ये ओरिजिनल शेप है. हमने क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे इस तरीके से स्ट्रेच किया, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया. और जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया. यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ इलास्टिक ऑब्जेक्ट एंड द प्रॉपर्टी इज इलास्टिक इन नेचर. द प्रॉपर्टी इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है. ओके, चलिए. और यहीं पर अगर मैं इस डस्टर को ले लूं और मैं इसे प्रेस करूं, कंटिन्यूसली मैं फोर्स लगा रहा हूं या इसे मैं फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहा हूं, कुछ भी हुआ, कोई भी चेंज नहीं. अगर होता भी है और ये ओरिजिनल रीगेन नहीं कर पाता शेप को अपने, जैसे आप एक च्युइंगम ले लीजिए, आप च्युइंगम च्यू करते हैं, जब चबाते हैं तो उसका शेप बेसिकली कैसा होता है, ऐसा स्क्वायर में या रेक्टेंगल में होता है. जब च्यू करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है. क्या वो वापस रीगेन कर पाता है शेप को जैसे आप चबाना बंद कर देते हैं? नहीं. सो ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी हैविंग अ प्लास्टिक नेचर, ठीक है. तो ये आपका इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के दो कॉन्सेप्ट थे. ये टर्म्स हम लोग बेसिकली यूज करेंगे पूरे चैप्टर के दौरान, दैट्स व्हाई मैंने इससे आपको इंट्रोड्यूस कर दिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेस, ठीक है. तो अगर स्ट्रेस के बारे में हम बात करें तो क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने अभी रबर बैंड का केस बताया कि रबर बैंड का क्या था, ओरिजिनल ये शेप था. आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो रबर बैंड का शेप चेंज हो गया और ये इस तरीके से कुछ हो गया. जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया, -F कर लिया, तो फोर्स आपका जैसे ही रिमूव हो गया तो क्या हो गया, ये आपका रबर बैंड फिर से वैसे ही ओरिजिनल शेप में पहुंच गया. यानी कि कैसा था, इलास्टिक इन नेचर था. तो इसको चेंज करने के लिए, इसके शेप को चेंज करने के लिए जो हमने फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स. क्या बोलते हैं इसे, हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स. ओके. और जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो इस शेप से वापस इस शेप में आने के लिए जो फोर्स काम करता है उसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, ठीक है. जनरली अगर देखें ना तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होंगे, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तभी वापस वो ओरिजिनल रीगेन कर सके. तो न्यूटन थर्ड लॉ के समहाउ ये एनालॉगस है, ठीक है. तो यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स हमने जो लगाया है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स आपका पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, यही आपका कहलाता है स्ट्रेस. और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से. तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा इक्वल्स टू F अपॉन A, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो एप्लीकेबल है वो अपॉन पर यूनिट एरिया, ठीक है. ये आपका हो जाता है स्ट्रेस. इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इट्स यूनिट इज पास्कल. क्योंकि अगर आप जनरली देखें तो ये क्या है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट पास्कल हो जाती है. नहीं, वैसे इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. ये आपकी यूनिट हो जाती है स्ट्रेस की, ठीक. चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की. स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है. स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है इसे हम लोग अब देखते हैं. कितने टाइप का होता है स्ट्रेस, आपका बेसिकली दो टाइप का है. कौन सा, एक आपका होता है नॉर्मल और दूसरा होता है टेंजेंशियल, ठीक है. नॉर्मल और टेंजेंशियल. अब ये नॉर्मल आपका दो तरीके से बढ़ जाता है.
नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका है वो आपका दो और क्लासिफिकेशन उसके हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं, एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक आपका हो जाता है बल्क। ओके, एक आपका हो जाता है बल्क। इस बल्क को ही हम वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका दो फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, जो कि आपके होते हैं टेंसाइल एंड कंप्रेशन, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन इनको बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, नॉर्मल वर्ड का मतलब ही हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर आप देख लीजिए कि जैसे मान लेते हैं हम, मुझे यहाँ पे आप एक मिनट दीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक लेंदी वायर है, ये आपका क्या है? एक लेंदी वायर है। तो अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? ये टॉप इसका क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये देखिए सर्कुलर शेप का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, अब ये पेंसिल क्या है? ये पेंसिल किसकी तरीके काम कर रही है? फोर्स की तरीके, स्ट्रेस पर यूनिट एरिया पे जो लगेगा, ठीक है, स्ट्रेस के तरीके काम कर रही है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये अगर इस पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर इधर, ठीक है, ठीक है, तो ये कैसा है? ये लॉन्गिट्यूड वाइज लग रहा है। लॉन्गिट्यूड मतलब लेंथ वाइज लग रहा है, और कहां लग रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है। तो अगर इसको मैं फिगर में ड्रॉ करूं तो ये कैसा हो जाएगा? देखिए, ये आपका वायर था जो अभी मैंने ये रॉड टाइप की ली हुई थी, ये आपका था, ठीक है। फोर्स कैसा लग रहा है? ये लग रहा है F, ठीक है। ये आपकी एरिया है A, सो एरिया A है, F है, तो क्या लग जाएगा? स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रेस क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है। कहां पर लग रहा है? ये लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है, लेंथ की एक्सिस पर लग रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल क्या होता है अभी हम लोग बात करते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस में ये जब हो गया तो देखिए, इस वायर में दो तरीके से फोर्स लग सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तौर पे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी मैंने आपको बताया एक तरीका तो ये है फोर्स का कि ये ऐसे लग जाए, तो ये भी सरफेस के नॉर्मल है। एक सरफेस ये भी तो है इसकी, इस सरफेस के नॉर्मल अगर देखिए तो कहीं से भी देखेंगे ये फोर्स भी क्या है? नॉर्मल ही है इसके, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स लगता है ये आपका कहलाता है, दिस वन इज नोन एज बल्क, ठीक है। जब हम ये ऊपर से लगा रहे थे तो ये लॉन्गिट्यूडनल था, और जब हम इधर कहीं पे भी फोर्स अगर एप्लीकेबल कर देंगे, और एरिया तो हमारे पास है ही है, वो आपका क्या कहलाएगा? दैट विल बी बल्क। जब आप ये इस तरीके का फोर्स लगाते हैं तो क्या करते हैं? वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से इसे वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल को अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके का, मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसको मैं देखूं तो एक तो या तो फोर्स में इस तरीके से लगा सकता हूं कि सरफेस से अपवर्ड जाता हुआ, और या तो पेंसिल की पॉइंट देखिए सरफेस की तरफ आता हुआ, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? ईदर फोर्स कैन बी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और ईदर द फोर्स कैन बी लाइक दिस। तो जब आप इस तरीके से लगाएंगे फोर्स को, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ, तो क्या करेगा? ये वायर को कंप्रेस करेगा, इसलिए वो कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रेस। और जब आप इसे अपवर्ड लगाते हैं तो क्या करते हैं? खींचते हैं, यूं खींच रहे होते हैं वायर को, जब खींचते हैं तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये आपके हो गए नॉर्मल और उसके टाइप्स। अब बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस के। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस को समझने के लिए, जैसे ये मेरे पास एक बुक रखी हुई है, 10th क्लास की साइंस की है, इसे देखिए, ये बुक आपकी है, ये इसका सरफेस है, ये इसकी सरफेस एरिया है। अब अगर इस बुक को मैं थोड़ा सा यूं, ठीक है, देखिए सरफेस के अलोंग मैं यूं थोड़ा सा इसे क्या कर रहा हूं, ये देखिए सरफेस के अलोंग यूं मैं इसे क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इस पे फोर्स लगा रहा हूं। कहां पे? आगे की तरफ, सरफेस के टेंजेंशियल। ये सरफेस है, फोर्स कैसा लग रहा है? पेंसिल के डायरेक्शन देखिए, इस तरफ से, तो कैसा लग रहा है? यूं। इसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रही है ना, बुक डिफॉर्म हो रही है। ये जो फोर्स होता है आपका, दिस इज नोन एज टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है? सरफेस जो है बुक की उसके टेंजेंट लग रहा है। एरिया और एप्लीकेबल फोर्स क्या है? एक दूसरे से टेंजेंशियल पे,
ठीक है, तो ये आपके हो गए स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होता है। देखिए स्ट्रेन बहुत ही सिंपल है। जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसे डिफॉर्म कर रहे हैं, तो डिफॉर्म करने में उसका शेप चेंज हो रहा है। तो दो बातें हो गई यहाँ पे, कौन कौन सी? एक तो उसका चेंज्ड शेप हो गया, ऑल्टर्ड शेप हो गया, और एक उसका ओरिजिनल हो गया जो पहले था। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक वायर ले लेता हूं यूं, और इस वायर की लेंथ जो थी मान लीजिए वो थी 5 सेंटीमीटर, और आपने इसे एक्सटेंड कर दिया, खींच दिया, तो इस वायर की लेंथ बढ़ गई 3 सेंटीमीटर। अब टोटल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो ये 3 cm कौन सी है? ये चेंज्ड वाली है, और 5 cm कौन सी है? ओरिजिनल वाली है। ठीक है, 3 cm का चेंज आया है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? चेंज्ड प्लस ओरिजिनल, 3 + 5 = 8। ठीक, तो यही चीज हम करते हैं स्ट्रेन में। स्ट्रेन क्या है? इसी का रेशियो है। अब ये देखिए स्ट्रेन हमारा कितना टाइप का होता है? स्ट्रेन हमारा 3 टाइप का होता है। वन इज लॉन्गिट्यूडनल, अभी मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड वर्ड जहां भी आएगा वहां मतलब किससे होगा? लेंथ से मतलब होगा। देन आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा आपका होता है शेयर। ये 3 आपके स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मैंने अभी आपको बताया कि चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो ही होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ की बात हम करेंगे तो क्या होगा? इट विल बी द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये आपका क्या होता है? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है? इट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन को हम थीटा के टर्म में मेजर करते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया था कि ये बुक वाले केस में जैसे नहीं हम लोग कर रहे थे कि इस तरीके से फोर्स लगा रहे थे, तो क्या होगा? इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, ये इस तरीके से थोड़ा चेंज आता है। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है बुक के बीच में और फोर्स के बीच में, उसी के टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसके टर्म में? ये टैन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो ये 3 जो हैं स्ट्रेन होते हैं किसमें? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखिए हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिक्स सपोर्ट पे एक स्प्रिंग को हैंग कर दिया। ठीक है, उस स्प्रिंग पर एक पॉइंटर लगा दिया, और इस पॉइंटर से एडजेसेंट पास में ही क्या लगाया? उन्होंने इस पर एक मार्कर लगा दिया जिसमें तमाम रीडिंग्स लगी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग्स लगी हुई थी। उन्होंने फिर क्या किया? इस स्प्रिंग पे वेट लगाने शुरू किए, मासी वेट्स लगाने उन्होंने शुरू किए। तो जैसे जैसे वो वेट बढ़ाते गए, सपोज m1 था तो उन्हें कुछ रीडिंग मिली, फिर जब उन्होंने m1 को हटाकर m2 कर दिया तो ये एक्सटेंशन और बढ़ गया और नीचे की तरफ हो गया। m3 और हैवी कर दिया तो और नीचे की तरफ, यानी कि m1 से ज्यादा m2 था और m2 से ज्यादा m3 था। इस तरीके से करते करते इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ थी वो क्या होती गई? इंक्रीज होती गई। तो यहां से जो इंटरप्रिटेशन था वो क्या था कि जो भी हम स्ट्रेस लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। यानी जितना हम फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा किसके? चेंज इन लेंथ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल अभी लेंथ की बात कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के टर्म में हम कहें तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वालिटी आएगी, साथ में कुछ कांस्टेंट आएगा, लेट्स द कांस्टेंट बी के, इट इज स्ट्रेन। ये आपका है हुक्स लॉ। ठीक है, ये के आपका कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? देखिए
इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं स्ट्रेस को और इस एक्सिस पे ले लेते हैं हम स्ट्रेन को। तो क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, तो क्या होगा, ये बिल्कुल आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये आपका कर्व होता है हुक्स लॉ का। सो दिस इज ऑल अबाउट द हुक्स लॉ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।